तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे ऑक्सिन के बारे में कि पादप वृद्धि हार्मोन के अंदर जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन है उसमें एक नाम था ऑक्सिन, जो आप पढ़ रहे थे। ऑक्सिन जो होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है कि हमने 4 वैज्ञानिक के नाम पढ़े थे मेनली, जिन्होंने ऑक्सीजन को देखा, उस पर वर्क किया। इसमें 4 मुख्य नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले डार्विन का नाम आता है, उसके बाद आपके पास बॉयसन जेन्स का प्रयोग आता है, उसके बाद पोल साइंटिस्ट थे, पॉल उनका आता है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है एडब्ल्यू वेंट, वो आते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं आपके मेडिकल के अंदर एनसीईआरटी बेस पर, उसके अंदर एडब्ल्यू वेंट का नाम दिया हुआ है और ये संबंधित क्वेश्चन आते हैं, परंतु मेडिकल सिलेबस में 4 साइंटिस्ट में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में केवल एक ही नाम है आपके एडब्ल्यू वेंट फॉर ऑक्सीजन, परंतु आपको यहाँ चारों ही पढ़ने हैं, पहली बात। दूसरा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। ऑक्सीजन सबसे पहले ऑक्सीजन बी, टेरा ऑक्सीजन, हमने ये बात पढ़े थे, इनकी किसी ने डिस्कवर किया। तो ऑक्सीजन ए था, वो पेलाग्रा रोगी जो था उसके यूरिन से लिया गया था, वहाँ से पृथक्कृत किया गया था। ऑक्सीजन बी था, मक्का के गेन ऑयल से पृथक्कृत किया गया था। ऑक्सीजन जो था तीसरा, टेरा ऑक्सीजन जो था, वो भी ह्यूमन के, मनुष्य के यूरिन से पृथक्कृत किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हमारी हेडिंग है वो है टाइप ऑफ द ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के प्रकार। हेडिंग बच्चों डाली हुई है यहाँ पे, इसमें आते हैं ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीजन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, अपने पास 2 प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। दे आर 2 टाइप, है ना, 2 प्रकार के ऑक्सीजन पाए जाते हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीजन, या हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर पर आता है आपके, वो आता है संश्लेषित या आर्टिफिशियल या कृत्रिम, कुछ बोल सकते हो, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 हमारे पास आ गए। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल या कृत्रिम या सिंथेटिक, संश्लेषित। हम बात करते हैं पहले की बच्चों। फर्स्ट होता है, इसे हम बोल सकते हैं या बोलते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन। ये अपने आप में क्वेश्चन है बच्चों। कैसे क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है। 4 नाम दे दिया आपको, बताना है कौन सा होता है। तो आंसर आएगा IAA। IAA प्राकृतिक ऑक्सीजन है, इसके अलावा सारे आर्टिफिशियल है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर यदि IAA, IBA ऐसे दिए हो तो क्या होगा, तो भी IAA आएगा। यदि IAA नहीं है और फिर पूछा जाए आपसे प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है, IAA नहीं है, तब आंसर में आता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कैसे आएगा आगे बात करेंगे। तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन होता है। IA फुल फॉर्म होती है बच्चों इंडोल एसिटिक एसिड। क्यों बोलते हैं एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, CH3COOH, सिंपल सा फार्मूला है, परंतु उसके अंदर इंडोल रिंग जुड़ जाती है। जुड़ जाती है, इंडोल रिंग जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। केमिस्ट्री में आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इंडोल रिंग पढ़ी होगी, तो वहाँ पर ये नाम आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो मुख्य है, फंडामेंटल है, वो कौन सा IAA है। तो IAA के अलावा जितने भी हमारे पास जो बनने वाले क्या हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन, IAA के अलावा हमारे पास बनने वाले कितने हैं, जितने भी प्राकृतिक ऑक्सीजन हैं वो सारे के सारे IAA के व्युत्पन्न हैं। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया, फंडामेंटल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है,
फंडामेंटल नेचुरल ऑर्गेनिज्म IAA, मुख्य रूप से नेचुरल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? IA, इंडोल एसिटिक एसिड ही होता है। इसका फार्मूला होता है C10H9O2N। ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है बच्चों पादप के एपिकल पार्ट में होता है, यहाँ शीर्षक भाग में होता है। ठीक है। और इसका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इसका परिवहन जो होता है वो बेसल पार्ट की ओर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिकल टू बेसल लिख सकते हैं आप लोग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्लियर। और ये कैसा होता है? पोलर। ठीक है। एंड कैसा होता है? पोलर। पोलर क्यों होता है? ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ये ध्रुवीय होता है। ठीक है। तो ये मैं कल पढ़ा चुका था आपको कि नेचुरल जो होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, उनमें जो परिवहन होता है क्या होता है? ध्रुवीय होता है, जबकि प्राकृतिक जो होते हैं, संश्लेषित होते हैं, उनका अध्रुवीय होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेडिकल में है, बनते कहाँ हैं? एपिकल पार्ट बनते हैं। परिवहन कहाँ होता है? ऊपर से नीचे के होता है, जिसे ध्रुवीय परिवहन कहते हैं। क्लियर है। ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा पादप के सभी भागों में पाई जाती है। एक पादप है, उसके जड़, तना, पत्ती जो भी भाग है उन सब में ऑक्सीजन की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है। फ्यू अमाउंट होता है। परंतु इसकी अधिकतम सांद्रता जो होती है, अधिकतम सांद्रता होती है कहाँ होती है? ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, वृद्धि करने वाले और विकासशील जो भाग होता है उनमें पाया जाता है। याद करो बच्चों, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, सेल डिवीज़न। साइटोलॉजी पढ़ी होगी आपने, तो सेल डिवीज़न पढ़ा होगा। और सेल डिवीज़न में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन कब होता है। हम बात करते हैं कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बदल जाता है तो कोशिका विभाजन करती है, पढ़ा था। तो कोशिका में इंडेक्स क्यों बिगड़ा? तो आंसर आता है ऑक्सीजन और साइटोकाइन की मात्रा के अनुपात के कारण। कोशिका की वृद्धि के लिए एक निश्चित अनुपात में साइटोकाइन व ऑक्सीजन की मात्रा होती है, परंतु यदि ये मात्रा ज़्यादा हो जाती है या रेशो बिगड़ जाता है तो उस परिवर्तन के कारण कोशिका विभाजन करती है। सेम कंडीशन अगर आप बात करें तो हमने पढ़ा था नोडुल फॉर्मेशन, पढ़ा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नोडुल फॉर्मेशन, गांठ निर्माण। राइजोबियम पादपों में गांठ का निर्माण होता है, ये आप पढ़ चुके हो। नोडुल बनते हैं, मूल ग्रंथिकाएँ बनती हैं, इसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। परंतु आपने वहाँ भी पढ़ा था कि जब राइजोबियम बैक्टीरिया पहुँच जाएगा, अंदर पहुँच जाएगा तो क्या होगा? कोशिका में संक्रमण करेगा। कोशिका संक्रमण करके क्या होगा? कोशिका के अंदर गुणसूत्र संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात कोशिका 2n से फॉर्म हो जाएगी, पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, बहुगुणित हो जाएगी। तो बहुगुणित क्यों ही? ऑक्सीजन की मात्रा के कारण। क्यों? ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन साइटोकाइन की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा? कोशिका विभाजन प्रारंभ कर देती है। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई आपको। इसलिए हमेशा पूछा जाए कभी ऑक्सीजन कहाँ होता है तो क्या बताओगे? एपिकल पार्ट में होता है। ग्रोइंग और डेवलपिंग पार्ट में इसकी सांद्रता अत्यधिक होती है। समझ में आ गया सबको? तो ये तो कुछ समझाया था मैंने आपको इधर। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, सब जब ट्रांसपोर्टेशन होता है और ध्रुवीय होता है तो ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? तो विसरण द्वारा होता है बच्चों, याद रखना। किस द्वारा होता है? विसरण द्वारा। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लिख रहा है यहाँ बच्चों, रह गया है में ऑक्सीजन का गमन मिश्रण द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल टू सेल जो होता है ऑक्सीजन वो कैसे ट्रांसफर होता है? तो कैसा आएगा? डिफ्यूज़न, मिश्रण के द्वारा होता है। क्लियर है। इसके बाद अब आता है बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चन मेडिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। ये क्या है? सुन लेना इसको।
ऑक्सीजन जो होता है उसका निर्माण उसके पूर्ववर्ती पदार्थ से होता है, प्रीकर्सर से। तो अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन निर्माण के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो आता है बच्चों एमिनो एसिड। ऑक्सीजन का निर्माण एमिनो एसिड के द्वारा होता है, अर्थात ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर होता है, पूर्ववर्ती पदार्थ जो होता है, वो कौन होता है? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है। तो देखो ये रहा ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड तथा जिंक, क्या आता है? जिंक Zn उत्तरदायी होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है। किसकी उपस्थिति से ऑक्सीजन निर्माण प्रारंभ होता है? तो आंसर आएगा ट्रिप्टोफैन और जिंक की उपस्थिति से। ठीक है, अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ऑक्सीजन और जिंक निर्माण के लिए जिंक और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन कैसे आता है मेडिकल में? निम्न में से ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन है? नाम दे दिए, एमिनो एसिड दे दिया, लिपिड दे दिया, आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिया, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, या आपको पर्टिकुलर एमिनो एसिड का नाम दे सकते हैं, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, आपका ग्लाइसिन है, ऐसे नाम दे दिए, ग्रामिक एसिड है, तब क्या आएगा? ट्रिप्टोफैन आएगा। क्लियर है? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल काम आता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे संरचना की बच्चों। ये संरचना आपके सामने है, इसे बोलते हैं IA की संरचना। इस संरचना में एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। इस संरचना का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है CH2COOH लिखा है ना। तो इंडोल एसिटिक एसिड, तो ये फार्मूला किसका है? एसिटिक एसिड का। और ये पूरी रिंग क्या है? इंडोल। तो इंडोल रिंग है, उसमें एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ है, क्या बन गया? इंडोल एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या था? C10H9O2N। तो आप लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सही हो गए, 9 और 10 कार्बन हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए, और OCOH के 2 O गए और N एक आ गया। ठीक है, बात में आ गई। तो ये हुआ आपका नेचुरल हार्मोन। तो इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन, प्रथम प्राकृतिक ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में आप लेना चाहो तो। प्रथम प्राकृतिक ऑक्सीजन। क्लियर है? बात समझ आ गई? अब इसके बाद वर्तमान समय में एक और नया खोजा गया है, पादपों से एक नया ऑक्सीजन प्राप्त किया गया है, जिसका नाम दिया गया है IBA। क्या नाम दिया गया है बताओ? IBA फुल फॉर्म होती है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या होती है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड होती है, को पादप से पृथक किया गया है। यह भी एक नेचुरल हार्मोन है। अभी एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन है? आंसर आपको मुझे ऑप्शन थे, इसमें बताया था IAA, IBA, 2,4-D, NAA। तो मैंने पूछा आपसे आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा IAA। अब आप बहुत सारा उसमें तो IBA भी, तो IBA भी तो आंसर होना चाहिए ना। ऑप्शन दोनों हैं, IAA भी है, IBA भी है, आई आपका BA भी है, IAA है। दोनों ऑप्शन में तो आंसर कौन? दोनों ही होने चाहिए। नहीं, IAA डोमिनेंट है, हमें उसको पढ़ना है, IBA सेकेंडरी। यदि ऑप्शन में IAA नहीं होता है, IB होता है, तब आंसर IBA आएगा। ठीक है, तो इस बात को करने के लिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्तमान में IBA को पादप से पृथक्कृत किया गया। यह भी एक नेचुरल ऑक्सीजन है, प्राकृतिक हार्मोन है, परंतु पादपों में मुख्य रूप से IAA उपस्थित होता है। क्या होता है? IAA उपस्थित होता है। तो ये क्या हुआ? IAA का व्युत्पन्न हुआ। IAA क्या व्युत्पन्न हो गया, बंद हो गया, परंतु एक्चुअल में क्या है? ये IAA होता है। ठीक है, इस IBA का जो होता है फार्मूला होता है बच्चों ये रहा, C12H13O2N।
तो यहाँ 12 हो गए या 13 हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम के अंदर सेम वही है, एंडोल रिंग है, एसिटिक एसिड है, परंतु यहाँ चैन लंबी हो गई, यहाँ CH2 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 COOH, चैन क्या हो गई, बड़ी हो गई ना, इसलिए ये आप कहलाएगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्लियर है। तो ये हमारे पास दो नेचुरल हार्मोन हुए, इसमें से पहला इंपॉर्टेंट है IAA, सेकंड नंबर पे आता है IBA। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का हार्मोन आता है, इसका नाम है संश्लेषित हार्मोन। ठीक है ना। संश्लेषित ऑक्सीजन कौन से होते हैं, ठीक है। संश्लेषित ऑक्सीजन जो होते हैं वे सभी रासायनिक पदार्थ, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वे सभी रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन के समान कार्य करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात ऑक्सीजन जैसा कार्य करता है, नेचुरल ऑक्सीजन जैसे ये कार्य करता है, उसके समान कार्य करने वाले सभी रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके, वो सभी कहलाते हैं आपके संश्लेषित ऑक्सीजन कहलाते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें आता है पहला NAA 2,4-D 2,4,5-T, ये मैंने एग्जाम्पल दिए। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो इसके अंदर आते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर आते हैं। इनमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपके NCERT में एग्जाम में मैंने बहुत सारा दिए, मॉड्यूल में भी है, लेकिन हमें 3 मेनली पढ़ना है, क्योंकि तीनों हम लोग पादप के कार्य के प्रभाव में पढ़ेंगे। तीनों का इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपके NCERT के अंदर भी है। ठीक है, तो NCERT में 3 दे रखे, हम तीनों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो NAA पहला आता है NAA, बहुत सिंपल सा है, N फॉर नेथलीन, A फॉर एसिटिक, A फॉर एसिड, नेथलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में आता है 2,4-D। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों क्या है, फिनॉक्सिक एसिड है। 2 और 4D फिनॉक्सी एसिड, 2,4,5T फिनॉक्सी एसिड। ठीक है, तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, देखो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। ये पूरा क्या है, आप इस Cl को भूल जाइए, Cl को भूल जाए तो ये संरचना क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब देखो इसको बैठा दो आप, तो ये क्या हो गया, फिनॉक्सी ग्रुप हो गया ना, तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। अब इसके 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। क्या लगा हुआ है, 2, 4 पे क्या लगा, क्लोरीन। तो क्या बोलेंगे इसको, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। समझ आ गया। 2 और 4 पे क्लोरीन है, 2, 4, 2 रह गए, डाई, Cl है तो क्लोरो, ये क्या है फिनॉक्सी, ये क्या लगा हुआ है एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये हो गया। यहाँ पर 2 रिंग दिख रही हैं आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन एब्सेंट है, ये जो कहलाएगा आपका कहलाएगा नेथलीन एसिटिक एसिड। ये नीचे दिया हुआ है आपको एक डायग्राम और दे रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आपके 1, 2, 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। अगर हम क्लोरीन को ऐसे मान लें, गोला लगा दूँ मैं ऐसे, ये देखिए ऐसे हम समझा दें हाईलाइट करके, तो 1 क्लोरीन ये रही, 1 क्लोरीन ये रही। यहाँ पे हम बात करते हैं 1 क्लोरीन ये है, 1 क्लोरीन ये है, 1 क्लोरीन ये है। कितनी क्लोरीन हो गई, 3 हो गई ना। पोजीशन कौन सी हो गई, 2, 4, 5। तो नाम क्या हो गया, 2, 4, 5 T, T मतलब 3, ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये तीनों हटा दो, स्ट्रक्चर तो वही है सेम, 2, 4, 5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये समझ आ गया, ऐसे तीनों समझ आ गए। ये 2,4-D का डायग्राम है पहला, ये Na का है, और ये 2,4,5T का है। क्लियर है ना, पहली चीज़। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इनके फार्मूले। C8H6Cl2O3, C8H6Cl2O3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2,4-D। अगर आप यहाँ इस चीज़ गौर करें बच्चों, तो C8H6O3 किसका फार्मूला है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। C8H6O3 किसका है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। मैंने क्या जोड़ दिया इसमें, 2 Cl जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दी, तो क्या कहलाएगा अब ये 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है ना।
दूसरे नंबर पे आते हैं NaA। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C12H10O2। क्या होता है? C12H10O2 इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग यहाँ पे 2,4,5D। इसमें देखो H8 है, सॉरी C8 है, H5 है, O3 है। तो इसमें क्या हुआ? 3 रुक गई, 1 2 और 3 रुक गई। तो क्या बनेगा? 2 4 5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है? ये किसका हो गया? आपका 2,4,5T का फार्मूला हो गया और उसका डायग्राम हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास कहते हैं बच्चों आर्टिफिशियल या कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीजन। ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं। क्लियर है? पास में आ गई? तो इस आशा समझ में आया होगा। आप लिख लीजिए इसको। हे राम रे। तो बच्चों कल तक हमने किए थे 5 क्वेश्चन जिनके मैंने आंसर बताए थे। आज हम बात करते हैं इसी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारे पास यूनिट फर्स्ट का जो PDF थी आपका कि अनुमूल्य पुष्प के उदाहरण से समझाइए। क्या पूछा था हमारे पास? अनुमूल्य और उन्मील। तो अपने पास 2 तरह के पुष्प होते हैं बच्चों। एक तो होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर और दूसरा होता है कैस्मोगेमस फ्लावर। 2 तरह के पुष्प हो गए। आप इसको ये बोल सकते हो, एक को बोलते हैं उन्मील, एक को बोलते हैं आपका हिंदी में हम कहते हैं उसको अनुमील्य। तो ये तो जो होते हैं इसे तो बोलते हैं अनुमील्य। हिंदी में नाम याद होता नहीं बच्चों, तो आप लिख लीजिए अनुमील्य पुष्प। और दूसरा जो होता है ओपन फ्लावर होता है उसे हम बोलते हैं आपका उन्मील पुष्प। उन्मील पुष्प। तो बच्चों आप ये जानते हो, इन दोनों पुष्पों का मतलब आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। क्लिस्टोगेमस पुष्प का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। क्या होता है? क्लोज फ्लावर। बंद पुष्प होता है, मतलब क्या हुआ? बंद पुष्प। और इसका मतलब होता है ओपन फ्लावर। क्या होता है? ओपन फ्लावर होता है। क्लियर? खुला पुष्प। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? अनुमील्य व उन्मील पुष्प को उदाहरण से समझाइए। ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं सिंपल अगर NCERT की बात करूं तो बताइए क्या आता है? तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन में दिया था अभी आपको ऑनलाइन एग्जाम के अंदर वही आते हैं। 3 पौधे आते हैं हमारे पास। इनके अंदर एग्जाम्पल अगर हम दें तो पहला आता है वायोला, दूसरा आता है ऑक्जेलिस और तीसरा आता है कॉमेलिना। ये 3 हमारे पास नाम आते हैं बच्चों। इसे हम बोलते हैं हिंदी में कनकौवा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकौवा। ये तीनों पौधे ऐसे आते हैं जिनके अंदर तीनों प्रकार के पुष्प दिए गए हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर भी है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी है, ओपन फ्लावर भी है और क्रॉस फ्लावर भी है। और इसका डायग्राम भी दिया हुआ है आपके NCERT के अंदर, कॉमेलिना पौधे का दिया हुआ है। तो उदाहरण से समझाइए। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है उन्हें अनुमील्य पुष्प या क्लोज फ्लावर या क्लिस्टोगेमस कहा जाता है। दूसरा होता है ऐसे पुष्प जो खिलते हैं, जो ओपन होते हैं, उनको हम उन्मील पुष्प बोलते हैं या ओपन फ्लावर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इनको कैस्मोगेमस पुष्प। ठीक है। 2 तरह के पुष्प हो गए हमारे पास, एक नहीं खिलने वाले, खिलने वाले। नहीं खिलने वाले क्लिस्टोगेमस, खिलने वाले कैस्मोगेमस। 2 तरह पुष्प हो गए और ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। इन तीनों पौधों में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे बच्चों कि आम में पुष्प कैसा होता है, गुलाब का पुष्प कैसा होता है, तो ये ओपन फ्लावर है। ये कैसे होते हैं? कैस्मोगेमस। ठीक है। और मैं अगर क्लोज फ्लावर की बात करूं तो वायोला, ऑक्जेलिस हो गए, क्लोज फ्लावर आ गए। ठीक है। तो आपको बताना है ओपन फ्लावर क्या होता है, क्लोज फ्लावर क्या होता है और इनके एग्जाम्पल देने थे। हो गया?
ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या है? पराग पिंड व पराग किट को समझाइए। पराग पिंड पोलन सैक और पराग किट को समझाइए। तो बच्चों दो चीज पूछी गई है आपसे। एक पूछा गया है पराग पिंड, दूसरा पूछा गया है पराग किट। ठीक है, तो आप हिंदी में या अंग्रेजी में याद रखो इसको, इसे बोलते हैं पोलन सैक और इसे हम बोलते हैं क्या बताइए? पोलन किट। ठीक है, बात समझ आ गई? तो पराग पिंड जो होता है यहाँ पे क्या लिखा है आपका? पराग पिंड। हाँ, पराग पिंड पोलन सैक। ठीक है, पराग पुटी होता है, सॉरी पराग पिंड नहीं है, पुटी होता है। ये यहाँ पे गड़बड़ है आपके इंग्लिश हिंदी में, एक मिनट को। ये है पोलिनियम, पोलिनियम। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें और ऐड कर सकते हो आप लोग, जो आता है उसमें आता है पराग पुटी, इसे हम बोलते हैं पोलन सैक। एक्चुअली 3 थे नाम, मिस्टेक हो गई कुछ। तो आप इसको पराग पिंड मान सकते हो, पराग किट मान सकते हो, और एक होता है पराग पुटी पोलन सैक। 3 आपके हैं, आपके एनसीईआरटी में पराग पुटी लिखा हुआ है। तो मेरे पास 3 चीज हो गई, इन तीनों की हम बात करते हैं। 2 आपकी क्वेश्चन पूछी गई है, एक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में एक एक्स्ट्रा है। तो 3 हमें बात है, तो मैं तीनों समझा रहा हूँ क्या होता है। पोलिनियम की हम बात करते हैं, पराग पिंड की। तो आपने पढ़ा है आंकड़ा, कैटोपिस होता है। कैटोपिस के अंदर क्या होता है? पोलिनियम बनता है। पोलिनियम के अंदर पराग पिंड कह देते हैं उसको। पोलिनियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है हम लोग कि उसमें पराग अलग नहीं होते, वो आपस में जुड़े होते हैं, तो वो हो जाता है पोलिनियम। इस टाइप से आंकड़े में होता है, इसे हम बोलते हैं पोलिनियम। हिंदी में इसको पराग पिंड भी कहा जाता है। दूसरा मैंने कहा पोलन किट कहा। ठीक है, ये किसमें होता है? कैलोटॉपिस में, एस्ट्रोपिडेसी फैमिली के अंदर होता है। दूसरा मैंने कहा पराग किट का। तो जितने भी कीट द्वारा परागित होने वाले पुष्प होते हैं, परागकण होते हैं, उनके ऊपर एक वसा लिपिड का बना हुआ एक परत होता है, तेलीय परत होती है, मोम की परत वगैरह होती है तेलीय। वो जो होते हैं वो चिपचिपा होता है और वो इसको यूवी सुरक्षा से किरणों से बचाती है। तो इसे बोलते हैं, यहाँ पर लिपिड लेयर होती है, इसके ऊपर क्या होती है? लिपिड की लेयर होती है। किस पर? लिपिड लेयर होती है किस पर? पराग कण पर, पराग कण पर होती है। ये जो परागकण होता है, पोलन होता है, इस पे जो लिपिड लेयर होती है जिसमें वो चिपचिपा होता है, क्या होता है? वो चिपचिपा हो जाता है और वो किसी भी कीट के चिपक कर एक से दूसरे में चला जाता है। तो जितने भी कीट परागित पौधे हैं, कितने कीट परागित पौधे, कीट परागित पुष्प जो होते हैं, ठीक है, या कीट व पुष्पों के परागकण, पुष्पों के परागकण होते हैं, उनको ऊपर एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलन किट कहते हैं, जो हल्के से पीले रंग का होता है, येलोइश कलर का होता है। जैसे आपने देखा था गुड़हल में होता है, कपास में होता है, इनके परागकण हल्के पीले रंग में चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो वो जो किट होता है ऊपर चिपचिपा होता है, उसे हम बोलते हैं पोलन किट। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल कितना हो गया? कीट परागित पुष्प आ गए, तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। क्या दे सकते हो? गुड़हल दे सकते हो, गुड़हल दे सकते हो, ठीक है, कपास दे सकते हो, कपास होता है, कपास इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, भिंडी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर तीसरा होता है बच्चों हमारे पास था पराग पुटी, पोलन सैक। क्या होता है पराग पुटी? क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जब एंथर परिपक्व हो जाता है, तो मैं पूछता हूं एक परिपक्व एंथर में कितनी पराग पुटी होती है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डाइथिकस एंथर में, डाइथिकस जो एंथर होता है उसमें 2 पराग पुटी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों एक स्ट्रक्चर की, यंग एंथर की बात करते हैं,
तो यंग एंथर हम जब बात करते हैं डायथिकस के अंदर, डायथिकस जो हो गया वो ऐसे होता है। तो उसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, परंतु परिपक्व अवस्था के अंदर ये बीजाणुधानियाँ हट जाती हैं और इसके अंदर परिपक्व अवस्था के अंदर केवल 2 ही अवस्था बच जाती हैं, इसमें 2 ही कंडीशन बच जाती हैं इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, ये सेंटर में हो जाता है। तो इस परिपक्व अवस्था में 2 अवस्था बच जाती हैं, एक ये पुटी और एक ये पुटी। तो ये और ये दोनों क्या कहलाती हैं? पोलन सैक। तो अगर हम बात करते हैं मोनोथिकस एंथर की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही पराग पुटी होती है, और अगर हम बात करते हैं डायथिकस के अंदर तो उसके अंदर 2 पराग पुटी होती है। पुटी का मतलब सैक, ये पूरा एक क्या कहलाएगा? सैक कहलाएगा, जिसमें कब होगा? मैच्योर अवस्था में, परिपक्व अवस्था में। तो परिपक्व एंथर जो होगा उसमें ये बीजाणुधानियाँ खुल जाएंगी, परागकण सारे हो जाएंगे। तो 2 लोब होंगे, एक इसमें परागकण भरे होंगे सारे इसमें इस टाइप से, और एक ये होगा इसमें परागकण भरे होंगे। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों पराग पुटी। क्या बोलते हैं? पराग पुटी या पोलन सैक। ठीक है, अंग्रेजी टर्म पे याद रखना, अंग्रेजी टर्म ज़्यादा इजी होती है हिंदी टर्म की बजाय। तो ये आपको पोलिनियम, पोलन किट और पोलन सैक 3 वर्ड दिए हुए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये लाइन लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये रहा आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, उसमें डायग्राम दिया हुआ, देखो ये रहा। इसमें 1 और 1, 2 ही चैम्बर दिख रहे हैं आपको। ये 2 पराग पुटी हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, 4 थे, 1, 2, 3, 4। बीजाणुधानी कितनी थी? 4। एंथर कैसा है? ये डायथिकस, परंतु मैच्योर अवस्था में कितनी? 2 ही पराग पुटी होती है। और यहाँ ये लिखा हुआ है, मेंशन है, डायग्राम देखो यहाँ लिखा हुआ है, लाइन ये रहा, ये लिखा हुआ है लघु बीजाणु आगे विकसित होकर पराग पुटी पोलन सैक बन जाती है, लिखा है ना। तो ये पराग पुटी है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि परिपक्व अवस्था में केवल 2 ही होंगी, ये एक तो ये होगी और एक ये होगी, इस टाइप से हो जाती है ये। तो हमारे पास 2 ही सैक होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। ठीक है, 4 नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम पूछें कि एक डायथिकस एंथर में कितने स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो आंसर आएगा 4 लघु बीजाणु होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इसको टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक डायथिकस एंथर में कितनी पराग पुटी पाई जाती है, पोलन सैक पे आते हैं, तब आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2। ये डायथिकस एंथर है, इसे बोल सकते हैं डायाथिकस एंड, क्या बोलेंगे इसको? ये डायथिकस भी है, और क्या बोलेंगे बताएं मुझे, बताइए क्या बोलेंगे? डायथिकस। और दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है टेट्रास्पोरेंजिएट, चतुर्भुजानुधानिक। ये 2 होती हैं, परंतु यहाँ पर पोलन सैक कितने हैं? 2। ठीक है, बीजाणुधानी कितनी है? ये है लघु बीजाणुधानी। तो माइक्रो स्पोरेंजियम कितनी है इसमें? 4 है, 1, 2, 3, 4। परंतु पराग पुटी कितनी है यहाँ पर? 1 और 1, 2 ही है। क्लियर है? तो यहाँ परागपिंड पोलिनियम हो गया, परागकिट 2 तेलीय परत होती है, इसके ऊपर परागकण के ऊपर चिपचिपी होती है, वो परागकिट है। पराग पुटी पोलन सैक होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। आपके पास 2 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट हो जाते हैं, मैंने समझा दिया आपको यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कीट द्वारा, पक्षी द्वारा और चुम्मा द्वारा होने वाले परागकण का नाम लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज पूछी है उन्होंने। परागण, तो कीट परागण को क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म? एक चीज। दूसरा पूछा है पक्षी परागण होता है, उसे क्या कहा जाता है? और तीसरा पूछा है इसमें चमगादड़, बैट द्वारा। ठीक है, इन तीनों के साइंटिफिक नाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कीट परागण हिंदी में कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिक टर्म क्या होती है? एंटेमोफिली। क्या होता है? एंटेमोफिली। तो इसे कहा जाता है बच्चों एंटेमोफिली। 1
पक्षी पराग क्या बोला जाता है? ऑरेंथोफिली। तीसरा बचा बैट द्वारा, काई रेप्टेरो। कैरेप्टेरो फिल्ली। 3 तरह के हो गए, बात में आ गई। तो 3 तरह का हो गया आपका ऑरेंथोफिली, एंटोफिली और काइरेप्टेरो फिल्ली। 3 तरह के हमारे पास ये हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या रखा है? दिक् निषेचन और त्रिक संलयन को समझाइए। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, आप बताइए क्या होता है, समझाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं 2 बार निषेचन। आवर्त बीजी पादपों में, या हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म में, आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी? हम बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम नावासचिन ने की थी। ठीक है, नावासचिन ने किसमें की थी? लीलियम व फ्रिटिलेरिया लीलियम व फ्रिटिलेरिया में की थी। ठीक है, 2 बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या लिखोगे इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन में? इसके अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 2 घटनाएं होती हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। पहली होती है इसमें घटना, वो होती है ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। क्या होती है? ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसे बोलते हैं हिंदी में सत्य निषेचन होता है। एक बात, और दूसरी बात होता है इसमें ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिक संलयन होता है। अब आपको दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। सत्य निषेचन में क्या होता है? n प्लस n इज इक्वल टू 2n, ये बनता है। अर्थात नर व मादा युग्मक मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये तो नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक हो गया, मिलकर बन गया जायगोट। क्या बन गया? जायगोट का निर्माण करते हैं, और यह जायगोट आगे जाके भ्रूण का विकास करता है। ये तो क्या हो गया? सत्य निषेचन हो गया। दूसरे बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि n प्लस n जो था प्लस n से क्रिया करके 3n बनाएगा, 3 केंद्रकों का संलयन होगा। इसे क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन कहते हैं। इसके अंदर ये तथा पोलर न्यूक्लियाई थे, और ये था आपका मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या था? मेल न्यूक्लियाई। दोनों मिलकर ना 3n, इसे बोलते हैं क्या? PEN पढ़ा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जो आगे जाके भ्रूण पोष एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। हो गई बात समझ में? डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? आवर्त बीज पादप का लक्षण है। किसने खोज की थी? नावासचिन ने की थी। किसमें की थी? लीलियम और फ्रिटिलेरिया पौधे में की थी। क्या होता है? इसके अंतर्गत आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। पहली जो प्रक्रिया होती है वो युग्मकों के मध्य होती है, जिसे हम बोलते हैं सत्य निषेचन, जिससे जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट विकास के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं त्रिक संलयन कहते हैं, और इस त्रिक संलयन के अंदर 3 केंद्रों का फ्यूजन होता है, जिसमें 2 केंद्रक तो पोलर न्यूक्लियाई के, ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और 1 नर केंद्रक होता है, मिलकर 3 केंद्रकों का संलयन करता है, जिसे बोलते हैं 3n। इससे जो केंद्रक बनता है उसे बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हिंदी में कहे तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और यह केंद्रक विभाजन द्वारा
आगे भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो हुई आपके परिभाषा, समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा पूछा गया इसमें त्रिक संलयन क्या होता है, तो इसी चीज को दोबारा कह सकते हो आप। दोहरे निषेचन के दौरान त्रिक संलयन एक विशेष प्रक्रिया होती है जो जिसके अंदर ध्रुवीय कोशिकाएं क्या करती हैं, एक नर केंद्रक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करती है। यह भ्रूणपोष केंद्र कोशिका निर्माण द्वारा वजन द्वारा क्या करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो वृद्धि के लिए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 केंद्रों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहा जाता है। हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहाँ लिख देते हैं, ऐसा 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सॉरी। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पूछा है आपसे, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश को सचित्र बनाना समझाइए। ठीक है, चित्र बनाना है, मैंने कुछ लिखा है इसमें, समझाना नहीं है आपको, क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो इसके लिए वो अच्छा डायग्राम आपको याद है, तो पहले आप एक लाइन लिखो यहाँ पर कि निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है या निषेचन जो होता है वो कैसे होगा, पहले इसकी बात करें। पराग नलिका कैसे प्रवेश करेगी, तो आपको पता है हमने 3 नाम पढ़े थे बच्चों, कौन कौन से पढ़े थे, कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो क्या होता है, अर्थात पराग नलिका का, अर्थात क्या बोलेंगे, पराग नलिका का प्रवेश, किसमें, बीजांड में प्रवेश। यहां हम बात कर रहे हैं बीजांड में प्रवेश। बीजांड में जो प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से हो सकता है। अब नाम बताइए 3 प्रकार कौन कौन से थे, याद करो, मैंने 3 नाम बताए थे, डायग्राम बनाया था, मैं डायग्राम बनाऊंगा दोबारा भी आपको, पर याद करो, याद आया कुछ, नहीं आया। पहला था बीजांड द्वार से, तो मीजोगैमी या पोरोगैमी, पहला आएगा पोरोगैमी, दूसरा मीजोगैमी, तीसरा चलाजोगैमी, चला जा CHALAZ, चलाजोगैमी। ये 3 हमने पढ़ा था, क्या था, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा, या अध्यावरण से, या तीसरे नंबर पर आता है आपका निभाग छोर से, निभाग। ठीक है, अब आपको क्या ये लिखना है, लिखना चाह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। अब आपको बनाना है डायग्राम, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, याद करो, हमारे पास ओव्यूल बनाना है हमें, ऐसे बन गया, इस ओव्यूल के अंदर हमें ये बनाने अध्यावरण, और फिर बनाना है हमें ये, और ये बन गया आपका हाइलम, बन गया। ये हमारे पास भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के अंदर होता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक एग होता है और 3 एंटीपोडल होती है, और हमारे पास एक ध्रुवीय कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। हो गया, तो 3 4 5 6 और 1 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय संरचना ये होती है। तो अब हम बात करें यहां से कि इसके अंदर प्रवेश कैसे करेगा, पराग नलिका प्रवेश कैसे करेगी। तो 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला तरीका होता है पराग नलिका यहां से प्रवेश करे, इसमें 3 केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 नर केंद्रक होते हैं। दूसरा होता है कि वो यहां से प्रवेश करे, अध्यावरण से प्रवेश करे, और तीसरा होता है वो यहां से प्रवेश करे। अर्थात पराग नलिका के 3 प्रवेश बताए मैंने आपको, एक यहां से, एक यहां से और एक ऊपर से। इसको बोलते हैं, पहले वाले को इसको बोलते हैं पोरोगैमी।
इसे बोलते हैं मीजोगैमी और इसे बोलते हैं सेलाजोगैमी। 3 हो गए। तो आपसे क्या पूछा, केवल डायग्राम पूछा, आपसे पूछा है कि प्राणलिका का बीजांड प्रवेश का चित्र बनाइए। चित्र बनाना है, केवल समझाया था मैंने आपको, दे दिया चित्र बनाना है आपको। चित्र बनाना है ये वाला, इसको लिखना है। ये बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, ये अध्यावरण है। तो अध्यावरण से जाएगा तो मीजोगैमी, बीजांड द्वार से जाएगा तो पोरोगैमी, और अगर यहाँ से आता चला जाए तो चलाजोगैमी। 3 प्रकार से प्रवेश होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताई थी मैंने आपको यहाँ पे कि अगर प्रवेश होगा, अंदर जो प्रवेश होगा वो हमेशा कैसा होगा, भ्रूण कोश में प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार से ही होगा। बीजांड में प्रवेश कहीं से भी हो सकता है, 3 बताया मैंने आपको तरीके, लेकिन भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में जो प्रवेश होगा वो किससे होगा, वो हमेशा बीजांड द्वार से ही होगा। क्लियर है, समझ में आए क्वेश्चन? तो आप एक बार नोट कर लीजिए इनको।